जय गुरुदेव बच्चों। आज मैं उमा श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 17 संस्कृति पाठ के व्याख्या को लेकर। सबसे पहले मैं इस पाठ के लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। ये बौद्ध भिक्षु थे और इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। इनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी आदि, बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। 1988 में इनका निधन हो गया है। तो ये थी बच्चों लेखक बदंत आनंद कौशल्यायन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब मैं पाठ की ओर चलती हूँ। यह पाठ जो संस्कृति है निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। अर्थात कि ये संस्कृति पाठ जो है हमें एक ऐसे जो हमारे जीवन के जटिल प्रश्न हैं, अर्थात संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, लेखक के दृष्टि से संस्कृत और सभ्यता के क्या अर्थ हैं, इनको समझने की और इनका सामना करने की हमें प्रेरणा देता है कि वास्तविक जीवन में सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। इस निबंध में बदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक है या अलग अलग है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि से जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता है और ना संस्कृति है। अर्थात इस लाइन का अर्थ यह होता है कि लेखक कहते हैं कि सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हैं कि जो संस्कृति, इनका कहने का मतलब है संस्कृति वो चीज़ है जो मनुष्य एक नई खोज करता है। और नई खोज कैसे करता है? अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे मनुष्य को आवश्यकताएं होती हैं जिस चीज़ की, उसका वह खोज करता है, तो वह संस्कृति होती है। और खोज करने वाला व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति होता है। और जब वही संस्कृति में सुधार आता है, डेवलपमेंट होते हैं, तो वह सभ्यता कहलाती है। और कहते हैं कि यह मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, इसको बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो मानव संस्कृति है जिसके द्वारा मनुष्य संस्कृत बनता है, सभ्य बनता है और वो मानव की सभ्यता को प्रदर्शित करता है, उसे बांटा नहीं जा सकता है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है जो बताते हैं कि संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है। ये ऐसे मनुष्य के ऊपर उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि से जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह सभ्यता है और ना संस्कृति। लेखक कहना चाहते हैं कि संस्कृति वह है जिसे मनुष्य खोज करता है और फिर वह आगे चल के आगे की पीढ़ियों के लिए लाभदायक होता है। उसके द्वारा आगे की पीढ़ी लाभ उठाती है और वही फिर सभ्यता बन जाती है। उसके बीच की जो डेवलपमेंट होता है, जो उसमें सुधार होता है, वही सभ्यता कहलाती है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि यदि वह संस्कृति ऐसी है जो कि आगे के लिए लाभदायक नहीं है, तो वह ना तो संस्कृति होगी और ना सभ्यता होगी। तो ये था पाठ का
सारांश। अब हम चलते हैं पाठ के व्याख्या की ओर। अब है पाठ संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। लेखक का कहना है कि ये दो शब्द ऐसे हैं, सभ्यता और संस्कृति, जो हम लोग लगभग प्रत्येक दिन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते रहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति। लेकिन क्या वास्तव में हम इसका अर्थ समझते हैं कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है? इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विश्लेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक संस्कृति। अब लेखक बता रहे हैं कि संस्कृति और सभ्यता एक बहुत ही साधारण शब्द है जिसको हम लोग अपने जीवन में, दिनचर्या में डेली प्रयोग करते हैं, लगभग रोज ही बोलते रहते हैं, लेकिन उसके अर्थ को हम नहीं समझते हैं। और अगर इसके साथ कुछ विशेषण जोड़ दिया जाता है, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तो ये और भी कठिन हो जाता है। इन दोनों शब्दों को का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आता है वह भी गलत सलत हो जाता है, कि उसका भी जो लोग अर्थ निकालते हैं भौतिक और आध्यात्मिक का, वह भी गलत ही समझ में आता है। क्या यह एक चीज है अथवा दो वस्तुएं? आप कहते हैं कि यह कोई एक चीज है या अलग अलग है। यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है, हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी के पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अब लेखक का कहना है कि सबसे पहले जब आग का आविष्कार किया, जब मानव को आग की आवश्यकता हुई। आग की आवश्यकता कैसे हुई? उसे अपने आप को गर्म करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जब दो लोहे को रगड़ा होगा और चिंगारी पैदा हुई होगी, तो इस तरह से आग का आविष्कार किया होगा। और अब उनका मानना है कि आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। अब लेखक का कहना है कि मनुष्य को जब दो कपड़े जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ी होगी, उसे कपड़े के दो टुकड़े को एक साथ जोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि लोहे का एक टुकड़ा लिया जाए और उसे उसके सिरे में एक छेद किया जाए और उसमें धागा डालकर और फिर कपड़े को पिरोया जाए और इस तरह से कपड़े को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो यह काम जिसने भी किया होगा, जिसने भी सुई धागे की आवश्यकता को समझा और सुई धागे का आविष्कार किया, तो वह बहुत बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार, अर्थात कि आग का पहला जो उन्होंने आग के आविष्कार को बताया है, उसकी शक्ति और किस तरह से उसने आग की आवश्यकता को समझा, फिर दो लोहे को रगड़ा और वहाँ से आग पैदा किया, उसको आग का उसने आविष्कार किया। फिर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आगे चलकर आग से कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, खाना बनाने के काम आ रहा है। आज घर घर चूल्हा जल रहा है, लोग उसमें खाने बना रहे हैं और आग के और भी जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं। इस तरह से ये क्या हो गया? ये आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति जो है वो संस्कृत हो गया और उसका
उसके फिर आगे की पीढ़ी जो आग से फ़ायदा उठा रही है, जैसे आज घर घर चूल्हा जल रहा है, खाना बन रहा है, लोग अपने पेट भर रहे हैं, तो इस तरह से ये जो हो गया ये सभ्यता हो गई। अब दूसरा उदाहरण वो सुई धागे का दे रहे हैं कि सुई धागे का कैसे आविष्कार हुआ। मनुष्य को दो टुकड़े जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो उसने एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसके शीरे में छेद किया और छेद में धागा डाला और धागा डालकर फिर दो कपड़े को जोड़ा, दो कपड़े के दो टुकड़े को जोड़ा और उसको ओढ़ने के काम आया, बिछाने के काम आया, पहनने के काम आया। तो आगे चलकर फिर क्या हुआ, आगे चलकर हमारी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी इससे बहुत फायदा उठाई और धीरे धीरे फिर लोगों ने सुई धागे से तरह तरह की मशीनों में सुई लगाकर काम होने लगा, हाथ के बजाय मशीनों से काम होने लगा और फिर लोग कपड़े, तरह तरह के कपड़े बनाने लगे और उससे अपने तन ढकने लगे और फिर कपड़ों का और भी प्रयोग होने लगा। तो ये क्या हुआ, आविष्कार करने वाला व्यक्ति जो है वो संस्कृति, जो आविष्कार हुआ वो संस्कृति कहलाई और जो उससे लोगों को फायदा हुआ वह सभ्यता कहलाई। तो इस प्रकार से उन्होंने दो उदाहरण दिया, सुई और धागे का और अग्नि का, जो संस्कृत और सभ्यता का उदाहरण है। तो अब बताते हैं कि संस्कृति क्या है। जैसे आग का आविष्कार, इन्होंने बताया कि खोज को संस्कृति बताया गया है। जो नए नए आविष्कार होते हैं, जो नई नई खोज की जाती है वो संस्कृति होती है और जब उससे सबको लाभ होने लगा तो वह सभ्यता बन गई। तो इस प्रकार से संस्कृति और सभ्यता का अर्थ हुआ कि आविष्कार को संस्कृति बताया और उससे जब आगे की पीढ़ी को लाभ होने लगा तो वह सभ्यता बन गई। इस तरह से हुआ संस्कृत और सभ्यता। पहला उदाहरण इन्होंने आग का दिया, दूसरा उदाहरण सुई धागे का दिया, अर्थात कि लोगों की सोच ही संस्कृति हुई। जो लोगों की सोच बनी, जो लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता हुई और फिर उसका आविष्कार किया, फिर उससे लोगों को लाभ दिया, तो ये सोच ही संस्कृति हुई और आगे के पीढ़ियों को जो फायदा हुआ वह सभ्यता हुआ। संस्कृति वो चीज है जो हमें आविष्कार या जरूरत के अनुसार आविष्कार करने की, खोज करने की जरूरत पैदा करती है और वही चीज जब सबकी जरूरत पूरी करने लगे तो वही सभ्यता बन जाती है। जो इन लोग जो आविष्कारक है और आगे की पीढ़ी जो उससे लाभ उठाती है, इसके बीच का जो डेवलपमेंट होता है, जो सुधार होता है, वही सभ्यता कहलाता है। इसके बाद आता है सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। वही बात हुआ जो मैंने आप लोगों को बताया कि खोज करने वाला जो है वो संस्कृति है और जब उससे आगे की पीढ़ी फायदा उठाती है तो वह सभ्यता बन जाती है। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने कभी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। अब यहाँ लेखक का कहना है कि जो आविष्कार किया, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार नई नई चीजें खोजा, उसका आविष्कार किया, वह तो संस्कृत है, वह तो संस्कृत व्यक्ति है। लेकिन जो आगे की पीढ़ी है उसने तो बनी बनाई चीज पा गई, केवल उससे उसने अपनी जरूरत को पूरा किया और उसका फायदा उठाया, तो वह संस्कृत नहीं हो सकता, वह सभ्य बोला जाएगा, वह सभ्यता कहलाएगी, वह संस्कृति नहीं कहलाएगी। अब आगे ये उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह अपने
की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता है। एक आधुनिक उदाहरण लें, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था, क्योंकि उसने यह देखा कि किस तरह से पृथ्वी में एक आकर्षण है और कोई भी चीज़ जब हम ऊपर फेंकते हैं वह तो नीचे की ओर जाती है, अर्थात आकर्षण के कारण वह उसकी तरफ खिंचती है। तो उसने इसका आविष्कार किया गुरुत्वाकर्षण का, तो वह संस्कृत कहलाया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। अब कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार करने वाला, खोज करने वाला जो व्यक्ति था वह तो संस्कृत मानव था, लेकिन आगे की जो पीढ़ी है उससे लाभ तो उठाई ही, उससे तो परिचित है ही, लेकिन उसके द्वारा उसने और भी उसमें सुधार किए, उसमें और भी तरह तरह के नए नए आविष्कार जो हुए हैं उस आविष्कार में सुधार किया। इसलिए वह कहने का मतलब है कि उसने इतना सुधार किया कि शायद न्यूटन भी इस बात को नहीं जानता रहा होगा, उससे अपरिचित रहा होगा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं कि न्यूटन संस्कृत व्यक्ति था क्योंकि उसने खोज किया था। लेकिन जो आज का विद्यार्थी है, जो एक नई पीढ़ी है जिसने न्यूटन के इस खोज को आगे तो बढ़ाया, उसमें तरह तरह की नए नए सुधार लाए, तो वह व्यक्ति सभ्य कहलाएगा, संस्कृत नहीं कहलाएगा। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई, अब कहते हैं कि आग का जो आविष्कार हुआ वह कैसे हुआ कि पेट की ज्वाला, लोगों ने अपनी भूख शांत करने के लिए, खाना बनाने के लिए आग का आविष्कार किया। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। अब कहते हैं कि सुई धागे का आविष्कार हुआ कि लोगों को ठंड से बचने के लिए बड़े कपड़े की जरूरत थी, तो उसने छोटे छोटे कपड़े को जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया। और फिर अपने शरीर को सजाने के लिए कि उसको अपने शरीर को अच्छे ढंग से ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ी, जिससे उसने सुई धागे का आविष्कार किया। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात को जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर वह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किस तरह से आग का आविष्कार हुआ, क्योंकि आग खाना बनाने की ज़रूरत को पूरा कर रही है, और सुई धागे का आविष्कार हुआ जो हमें कपड़े पहनने और शरीर को ढकने की ज़रूरत को पूरा किया है। अब कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है, जिसकी तन ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको तन ढकने के लिए उसके पास कपड़े भी हैं, लेकिन जब वह लेटता है, आकाश के तारों को देखता है, तब उसके मन में यह इच्छा जागृत होती है कि आखिर ये आकाश में तारे क्या हैं, आखिर यह मोती भरा थाल क्या है, कि आकाश क्या है, आकाश में ये जो तारे दिख रहे हैं ये क्या चीज़ है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। अब उनका कहने का मतलब है कि पेट अब जो है, अब जो हमारी पीढ़ी आई है उसका पेट भी भरा है, तन भी ढका है, तो अब उसकी ये संस्कृति नहीं है, पेट भरने और तन ढकने की इच्छा संस्कृति नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव वास्तव में संस्कृति है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान है रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष
किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना तो सो सकने वाली मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा अर्थात जो हमें एक सांसारिक प्रेरणा मिलती है ये जानने की कि तारे क्या हैं, आकाश क्या है, चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, और ज्ञानेप्सा फिर हम जो हम उसको जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब लेखक क्या है, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? इसी के द्वारा जो है संस्कृति कहा जाता है। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता है? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती काटती मानवता सुख से रह सके। अब वो आगे कह रहे हैं, जो उन्होंने बताया संस्कृति और सभ्यता का अर्थ, अब आगे कह रहे हैं कि लोगों की जो एक प्रवृत्ति होती है, कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि खुद कष्ट सहते हैं लेकिन दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। जैसे उन्होंने माता का उदाहरण दिया कि एक बच्चे को अपना निवाला बच्चे को खिला देती है, और फिर उन्होंने लेनिन का उदाहरण दिया कि डबल रोटी का जो टुकड़ा है वो स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। फिर कार्ल मार्क्स का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपना जीवन दुख में बिता दिया मजदूरों को सुखी देखने के लिए। और फिर आगे वो बताते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने अपना घर इसलिए त्याग दिया था कि वह किसी दूसरे की तृष्णा के भूख को मिटा सकें, दूसरे की प्यास को, दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इसलिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो ये कहते हैं कि इस तरह की जो सोच वाले व्यक्ति हैं, वो भी संस्कृत और सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उनकी सोच थी कि आगे का मानव जो है वो सुखी रह सके, और उन्हें स्वयं अपने को कष्ट में डाला, अपना कष्ट सहा, लेकिन आगे की मानव को उन्होंने सुख से देखना चाहा। तो ये भी संस्कृत, जो त्याग करने वाला व्यक्ति है वह संस्कृत, और जो उससे फायदा उठाने वाले व्यक्ति हैं वो सभ्य कहलाए। अर्थात ये हुई संस्कृति और सभ्यता। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। अब आगे लेखक कहते हैं कि जो आग और सुई धागे की आविष्कार के बारे में उन्होंने बताया, वह आविष्कार भी संस्कृति है, और जो लोगों ने उससे फिर फायदा उठाना शुरू किया, आज तक वो आग और सुई धागे का फायदा हम लोग ले रहे हैं, तो वह सभ्यता है। लेकिन इसके साथ ही साथ वह भी संस्कृत और सभ्यता है जो कि हमें यह जानकारी कराती है कि तारे क्या हैं, आकाश क्या है, चंद्रमा, सूरज आदि क्या है। तो ये सब भी, ये जानकारी की जो योग्यता है, जो ज्ञान है, वह भी मानव को वह भी संस्कृति है, और उनके ज्ञान को जो आगे बढ़ाते हैं वह सभ्यता है। किसी महामानव से वर्चस्व त्याग कर आती है। उनका कहने का मतलब है कि जो ये ज्ञान करने की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे
ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। अब लेखक बता रहे हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति है, वही बात आ गई यहाँ पर भी कि खोज और फिर उसका आविष्कार, यही संस्कृति है। और उससे वही बात आ गई सभ्यता की कि उससे फायदा उठाना, जैसे कि लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया और उससे आगे की पीढ़ी ने जो फायदा उठाया, कि आगे की पीढ़ी ने क्या किया कि खाने पीने के तरीके सीखे, ओढ़ने पहनने के तरीके सीखे, गमनागमन के साधन, आने जाने के साधन जो उनको प्राप्त हुए, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, कि परस्पर हम एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं, इसके तरीके, सब हमारी सभ्यता है। ये जो लोगों ने आगे के मानव ने जो उसमें सुधार करके और उसको अपनाया, वो सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पे वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उनकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृत होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का असंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। अब आगे लेखक कहते हैं कि संस्कृति उन्होंने बताया कि क्या है और सभ्यता बताया उन्होंने क्या है। अब आगे कहते हैं कि अगर वही संस्कृति लोगों के विनाश का कारण बन जाए, लोग उसको गलत कामों के लिए प्रयोग करने लगे, जो वो खोज कर रहा है वो गलत कामों के लिए खोज करे और उससे अपना विनाश करे, तो वह असंस्कृति कहलाएगी। और अब उसी खोज और उसी विनाश रूपी जो खोज किया है, जो आविष्कार किया है, उससे आगे की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचेगा, उससे कल्याण नहीं होगा, तो वह असभ्यता कहलाएगी। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है और ना सभ्यता, ना तो संस्कृति है, ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति का एक अविभाज्य वस्तु है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हम तक जो पहुँची, जो आविष्कार हुआ और हम तक जो पहुंची, वह संस्कृति थी, और जो दूसरे तक पहुंचाते हैं वह उसमें जो सुधार करके, डेवलपमेंट करके आगे पहुंचाते हैं, तो वह सभ्यता होती है। जो चीज हमें संस्कृति ने दी, वह दूसरों की भलाई के लिए दी है और आगे भी इसी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। और भलाई के लिए अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। तो इस प्रकार से वह फिर क्या हो जाएगा, वह असंस्कृति हो जाएगी। और जब आगे के लोग उसे और भी अपना